नमस्कार, मैं हूं रेखा गड़ाकोटी। मिशन फिट रहो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सब इतने तनावग्रस्त रहते हैं कि अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। हम में से कई ऐसे लोग हैं जो कि गलत तरीके की जीवन शैली जीते हैं और दिल की सेहत को नजरअंदाज कर देते हैं, और इस नजरअंदाजी का असर सीधा हमारे दिल पर पड़ता है। आज हम दिल के बारे में चर्चा करेंगे और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सुब्रत अखौरी जी। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सुब्रत आपका हमारे शो में। तो चलिए, दिल से जुड़ी किसी भी बीमारी से आप परेशान हैं या फिर इससे जुड़ी कोई भी जानकारी चाहते हैं तो नीचे हो रहे नंबर, फ्लैश हो रहे नंबर पर हमें कॉल कीजिए। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं कि कैसे दिल की सेहत का ख्याल रखें। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव के चलते लोग अपनी डाइट पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं और न ही नियमित व्यायाम करते हैं। यही वजह है कि कम उम्र वाले लोग भी दिल के मरीज बन रहे हैं। हमें जरूरत है कि हम दिल की सेहत का रखें विशेष ख्याल। ओमेगा 3 से भरपूर अखरोट। दिल को स्वस्थ रखने के लिए आपका कोलेस्ट्रॉल नियमित होना बहुत जरूरी है। नियमित अखरोट का सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है और हृदय की धमनियों में सूजन कम होती है। अखरोट में ओमेगा 3, मोनोसैचुरेटेड फैट और रेशा पाया जाता है जो आपके लिए फायदेमंद होता है। वजन को नियंत्रित रखें। वजन के बढ़ने पर होने वाली समस्याएं जैसे मोटापा, मधुमेह के इलाज के लिए तो आपको समय मिल जाता है, लेकिन हृदय रोग ऐसा रोग है जो आपको कभी भी समय नहीं देता है। नमक का सेवन ना करें। हाई ब्लड प्रेशर की समस्या वालों को भी हृदय रोग होने का खतरा बहुत रहता है, इसलिए अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो नमक का सेवन कम कर दें। मधुमेह पर रखें नियंत्रण। अगर आपको डायबिटीज है तो भविष्य में दिल की बीमारियां होने का खतरा ज्यादा रहता है। शुगर लेवल जरूर जांच करवाते रहें। इसके अतिरिक्त साधारण चीनी के इस्तेमाल से बचें। कच्ची सब्जियां और छिलके वाले फल रोज खाएं। तनाव ना लें। तनाव सबसे ज्यादा दिल की बीमारियों का कारण बनता है। रोज कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लें। ओमेगा 3 फैटी एसिड का सेवन करें। इसके लिए बिना नमक वाला पिस्ता, बादाम, अखरोट, सामन और टूना मछली खाने की सलाह दी जाती है। नियमित व्यायाम। तेल और वसा युक्त भोजन करने से शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल बनता है, जिससे नसों में क्लॉट बनने लगता है। लेकिन नियमित व्यायाम और खान पान पर ध्यान देकर हम यकीनन दिल की सेहत का ख्याल रख सकते हैं। चलिए, रिपोर्ट आपने देखी कि किस तरीके से अपने दिल का ख्याल रखें। इस बीच हमारे साथ हमारे पहले कॉलर धनबाद से जुड़ गए हैं, अविनाश हैं। जी अविनाश, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। हेलो जी अविनाश। जी मैं हेलो अविनाश, अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लें आप, उसके बाद अपना सवाल रखें सामने। जी मैं धनबाद झारखंड से बोल रहा हूँ और डॉक्टर साहब से मेरा सवाल ये है कि मेरी उम्र 28 ईयर्स हो रही है जी, और मेरे हार्ट के पास हमेशा पिछले 1 साल से दर्द होता है और मैंने टीएमटी भी करवाया था तो उसका रिपोर्ट नेगेटिव निकला, लेकिन दर्द अभी भी रहता है और घबराहट जैसा हमेशा महसूस करता हूँ। सोल्यूशन इसका क्या है डॉक्टर? अविनाश जी, मैं इस पे ये कहूँगा कि देखिए, आप तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप किसी कार्डियोलॉजिस्ट को संपर्क करें। टीएमटी अगर आपका ठीक है तो इससे ये होता है कि ज़्यादा उम्मीद है कि ये जो पेन आपको हो रहा है ये हार्ट का नहीं होगा, अनलाइकली है। दूसरी चीज़ें मुझे ये बताएं कि आप स्मोकिंग करते हैं या फिजिकल एक्टिविटी आपकी कितनी है, या फैमिली में किसी को हार्ट की कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई यंग एज में? नहीं, स्मोकिंग मैं नहीं करता हूँ और फिजिकल एक्टिविटी तो होती ही है और हार्ट तो मेरे फैमिली में किसी को नहीं है। तो इसमें मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है, बट यस अपने उसका ध्यान रखें कि ईयरली कम से कम टीएमटी जरूर कराएं, अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक कराएं। घर में किसी को शुगर की बीमारी तो नहीं है? हाँ, मेरे फादर को डायबिटीज है, मेरे दादाजी को भी डायबिटीज था। आपको अभी तक नहीं है? नहीं, मैंने तो वो रेगुलर चेक कराता हूँ तो ऐसा कुछ नहीं आया है। तो मेरे ख्याल से अगर टीएमटी, देखिए शुरुआती टेस्ट तो ट्रेडमिल टेस्ट ही होता है, अगर उसमें आपने अच्छे 8 या 9 या 10 मिनट तक चला है तो ये अनलाइकली होता है। इट इज नॉट ए फुल प्रूफ टेस्ट, लेकिन ये अनलाइकली है कि आपको ये पेन हार्ट की वजह से हो रहा है। इट कैन बी मस्कुलर, मांसपेशियों या हड्डियों का दर्द हो सकता है। चलिए, एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, जाकिर अली हैं यूपी से हमारे साथ। जी जाकिर, सवाल पूछिए अपना।
जी मेरा सवाल यह है, मैं दिल का मरीज हूँ, इसके बारे में पूछना। तो किसी तरीके की तकलीफ आपको दिल के मतलब पेन होता हो क्या, और शिकायत किसी तरीके की? जी हाँ। डॉक्टर इनको क्या सोल्यूशन आप सलाह किस तरह की दिल की मरीज हैं आप? जी मैं दिल का मरीज हूँ, मेरे क्या नाम ये 2002 में हुआ था ठीक, और मैं इसमें मेरा इलाज चल रहा, लेकिन कभी कभी अपनी दिन में जा पिछली रात में रात के 12 बजे के बाद नहीं, और ब्लड प्रेशर बढ़ता है। देखिए मैं अभी भी इसकी वजह बताया डॉक्टर ने, मेरे कंधे में भी दर्द है और पैर में दर्द रहता हूँ, उसके लिए दिल की वजह बताई, दिल की वजह से आपको इसमें दर्द है, क्या ये सही है? नहीं, आपको चलने फिरने में ये दर्द होता है? आपने किसी डॉक्टर को वहां कंसल्ट किया है, दिखाया है? इनका मतलब क्या? उन्होंने क्या कहा? तो उन्होंने ये बताया, हमने एम्स में दिखा दी, तो उन्होंने ये बताया कि आपको क्या नाम ये दर्द की दिल की वजह से भी दर्द हो जा। हाँ। सवाल अपने नहीं, तो हमारे सामने ठीक से सवाल नहीं रख पा रहे ताकि आप कुछ सलाह दे सके यहाँ पर। सवाल, आप दिल के मरीज है, लेकिन किस तरीके की तकलीफें आपको होती है वो अगर आप हमारे जो दर्शक हमें देख रहे हैं अगर उनको दिल की बीमारी है वो बता सके तो जाहिर तौर पर डॉक्टर सुब्रत आपका जवाब दे सकते हैं। लेकिन नंबर्स हमारे लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, कोई सवाल आपके मन में है तो हमें कॉल कीजिए, हमसे पूछिए। और राजीव एक और कॉलर हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। जी राजीव, बताएं आपका सवाल क्या है? हाँ जी नमस्कार जी। एक्चुअली सर मुझको प्रॉब्लम ये है, कभी कोई ऐसी न्यूज सुनता हूँ जो मेरे बारे में या कोई मेरे बारे में, जैसे किसी ने मुझको कॉल किया कि आपसे बड़ी अर्जेंट बात करनी है, फिर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया, तो मेरे यहाँ मेरे से बहुत घबराहट शुरू हो जाती है। नहीं, आप जिस तरह की तकलीफ बता रहे हैं ये कोई दिल की बीमारी नहीं है, ये आपके सोच और आपकी पर्सनालिटी की वजह से है कि कोई भी अनहोनी या कुछ समथिंग रॉन्ग, कोई भी गलत या कुछ बुरी खबर सुन लेते हैं तो आप घबरा जाते हैं। ऐसे में ये इस तरह की तकलीफ जो है ये दिल की बीमारी की वजह से नहीं होती है। आपको अपने आप को, अपने दिल को, अपने मन को मजबूत बनाना है। चलिए, बहुत शुक्रिया राजीव आपका। अब घबराहट नहीं होती है जैसा कि आपने इनको बताया। शुगर और डायबिटीज और बीपी, क्या इसका एक मेन रीजन मान सकते हैं? इससे भी क्या दिल की बीमारियां हो सकती हैं? 100% इसकी वजह से दिल की बीमारियों का जो खतरा है काफी हद तक बढ़ जाता है। अभी हमारे देश में जितने भी दिल के मरीज हैं उसमें करीबन 50% से ज्यादा लोगों को डायबिटीज या ब्लड प्रेशर है। बाकी जो लोग हैं ये बेसिकली इसको हम लोग लाइफस्टाइल डिजीज ही कहते हैं। आपकी जीवन शैली कैसी है उस पर निर्भर करता है कि आपका हार्ट कैसा रहेगा। तो आपको अपने फिजिकल एक्टिविटी, व्यायाम, खान पीन पे परहेज रखना, ये सारी चीजें करना जरूरी है। उसके बावजूद अगर आपको साथ में अगर शुगर या ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो उसका सही कंट्रोल, नियमित रूप से उसका जांच और कंट्रोल करना चाहिए। एक कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, सौरभ हैं पंजाब से हमारे साथ कॉलर। जी सौरभ, बताएं आपका सवाल क्या है? मैं एक्चुअली मेरे फादर का टेस्ट करवाया था इको का, उनका 60% हार्ट वर्किंग है और उनको शुगर वगैरह नहीं है, पर चलने में उनको थोड़ा चेस्ट में पेन होता है। मेरे लिए ये जानना जरूरी है कि वो जब भी चलते हैं तब ये दर्द हो जाता है? नहीं सर, एक्चुअली ये इनको पिछले 2 महीने में चेस्ट ब्लॉक था इनका, तो उसी दरम्यान ये प्रॉब्लम आई है। तो अभी मैंने कार्डियो से कंसल्ट किया था तो उन्होंने बोला है भी एंजियोग्राफी करानी पड़ेगी और इनको ब्लॉकेज लग रही है। देखिए, और कोई ईसीजी में कोई गड़बड़ी नहीं थी? सर ईसीजी में गड़बड़ी नहीं थी, बट टीएमटी में इनसे रनिंग नहीं किया गया क्योंकि उनका ओवरवेट है। तो शुरुआती जो टेस्ट होते हैं टीएमटी, जब वो अगर नहीं कर पाए और चलने पे अगर उनको दर्द होता है तो मैं तो ये सलाह दूंगा कि आज की तारीख में एंजियोग्राफी कोई ऐसी बहुत बड़ी टेस्ट नहीं है, लेकिन इससे आपकी दिल की नाड़ियां की स्थिति मालूम पड़ जाती है तो इसको करा लेना चाहिए। तो इसमें सर कोई समस्या, खतरे वाली बात तो नहीं होती एंजियोग्राफी में? एंजियोग्राफी में एक्सीडेंटल कह सकते हैं, उसके अलावा यूजुअली नहीं होती। ऐसी एक ही कंडीशन में, एक ही परिस्थिति में जब अंदर बीमारी बहुत ज्यादा हो तब एंजियोग्राफी में थोड़ा सा मामूली रिस्क होता है, अदरवाइज नहीं। चलिए, शुक्रिया राजीव आपका। सुमन सिंह इस वक्त हमारे साथ गाजियाबाद से कॉलर जुड़े हैं। जी सुमन, सवाल पूछिए अपना। हाँ जी डॉक्टर साहब, मुझे पिछले 2 साल से हाई बीपी है
और मैं एनवास 2.5 लेती हूँ। ठीक है। अच्छा, अभी मैं 1 साल से योगा जा रही हूँ, रेगुलरली सुबह जाती हूँ। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मैं ये दवाई छोड़ सकती हूँ या अभी भी मुझे कंटिन्यू करना पड़ेगा? नहीं, आप अपना नियमित बीपी चेक करवाती हैं? नहीं, मैं रेगुलर तो नहीं, लेकिन 1 महीने में ऐसे करवा लेती हूँ। नहीं, इस पे तो मैं ये कहूँगा कि दवाई बिना डॉक्टरी सलाह के न छोड़ें। अगर आप योगा कर रही हैं तो उससे थोड़ा बीपी कंट्रोल में हेल्प जरूर मिलती है, बट उसका नियमित चेकअप कराते रहें क्या है। अगर लो साइड में जा रहा है तभी दवाई बंद करके आप देख सकते हैं, अदरवाइज दवाई ना बंद करें बिना डॉक्टरी सलाह के। चलिए, शुक्रिया सुमन आपका। अब अक्सर एक कॉलर भी हमारे से जुड़े थे कि हार्ट में उनके पेन होता है, लेकिन आपने कहा कि जरूरी नहीं है कि अगर हार्ट में पेन हो तो वो हार्ट डिजीज के सिम्टम है। तो किस तरीके से इस चीज को डिटेक्ट किया जाए? नॉर्मल लोग नहीं पहचान पाते अक्सर कि ये हार्ट डिजीज के सिम्टम है, नॉर्मल पेन हो रहा है या क्या। तो क्या आप बताना चाहेंगे कि कैसे पता चले कि ये हार्ट डिजीज ही है या हार्ट डिजीज के सिम्टम है? देखिए, हार्ट में 2 तरह की दिक्कतें होती हैं। एक तो जिनमें ब्लॉकेज पहले से हो और वो जब चलते हैं तो उनको छाती में भारीपन, खिंचाव, दबाव या जबड़े में दर्द या दोनों बाजुओं में दर्द, फूलती है। सांस फूलना भी खास करके उन मरीजों में होता है जिनमें छाती दर्द नहीं होता है, जिनको शुगर की बीमारी होती है। उनमें दर्द की बजाय सांस फूलना लेके वो डॉक्टर के पास आते हैं। तो ये डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि उनको क्या लग रहा है, पेशेंट का बैकग्राउंड देख के उनको क्या क्या और समस्या है, स्मोकिंग करते हैं कि नहीं, कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है। जहां तक रही बैठे बैठे आराम कर रहे हैं उस स्थिति में दर्द होने का, तो उसमें यह है कि जो क्लासिकल सिम्टम्स हैं जिसको हम कहते हैं कि बिल्कुल हार्ट का है, वो ये है कि छाती में भारीपन, पूरी छाती में ऐसा लगता हो कि किसी ने वजन रख दिया हो, और या फिर लग रहा हो कि कोई मेरा गला दबा रहा है। तो ये जो तकलीफ है, या जबड़े में दर्द होना, ये दोनों बाजुओं में कभी-कभी ऐसे खिंचाव बिल्कुल, जिसको मैं कह रहा हूँ कि गला दबाना जिसको कहते हैं कि लग रहा है कोई मेरा गला दबा रहा है। तो इस तरह के ये क्लासिकल सिम्टम्स है। लेकिन किसी को भी अगर कभी भी कोई शंका हो कि पता नहीं हार्ट का है या नहीं है, मैं आए दिन मरीज देखता हूं कि जो लोग इसको गैस समझ के या नहीं मुझे तो कैसे हार्ट की तकलीफ हो सकती है, तो ऐसा नहीं है। डॉक्टर की सलाह जरूर लें, एंड वो लोग ही बेस्ट लोग हैं जो आपको सही सलाह देंगे कि ये लगता है हार्ट का है या नहीं। चलिए, एक कॉलर ले लेते हैं इस बीच। जम्मू कश्मीर से हमारे साथ अशोक जुड़ गए हैं। जी अशोक, बताएं, सवाल पूछिए अपना। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर, डॉक्टर साहब मुझे एंजियोग्राफी की थी तो मुझे 2 स्टेंट लगाए हुए हैं। तो मुझे उससे तो आराम है, लेकिन कभी कभी चढ़ाई वगैरह चढ़ता हूँ तो मुझे वो सांस वगैरह फूलता है। नहीं, आपकी हार्ट की पंपिंग कितनी है? हार्ट की सर इस वक्त 70 के करीब है। 56। नहीं, एक इको की जो जांच होती है उसमें हार्ट की पंपिंग पता चलती है जी, कि वो अगर कम है तो आपकी सांस, अगर आप ज्यादा एक्टिविटी करते हैं तो फूल जाती है, या बैठे बैठे भी फूल जाती है। जी नहीं सर, वैसे ठीक है, लेकिन इसमें चलना कितना चाहिए सर? आप जितने में आपको कोई तकलीफ ना हो उतना चलना चाहिए। तकलीफ को नजरअंदाज करके फिजिकल एक्टिविटी या व्यायाम नहीं करना चाहिए। जी सर, डॉक्टर ये मैं प्रोलोमेट 25 और क्लेवेक्स 75 खा रहा हूँ। हाँ, नहीं, ये दवाइयाँ रेगुलर चलनी चाहिए। खास करके ये जो खून पतला करने की दवाइयाँ होती हैं और जिनको स्टेंट लगे हैं उनको ये लंबे समय तक चलना चाहिए। आप बिना डॉक्टरी सलाह के कभी भी अपने मन से बंद ना करें। चलिए, अब खाने में किस तरीके का ख्याल यहाँ पर रखना चाहिए जिनको? देखिए, मेरा जो मानना है कि बाहर का कोई भी खाना रेगुलरली व्हाटएवर, जब जो भी आप खाते हो बाहर का खाना, इसको अवॉइड करना चाहिए। घर में आप कुछ भी बना लेंगे, थोड़ा ऑयली भी बना लेंगे, तो ये आपको उतना नुकसान शायद नहीं करेगा, बिकॉज बाहर की चीज़ों पे किसी का भी कोई क्वालिटी नियंत्रण नहीं है कि वो क्या इस्तेमाल करते हैं, क्या मसाला है, क्या तेल है, कितना है, किस तरह का ऑयल है, ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो कोशिश ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक संभव हो घर का ही खाना इस्तेमाल करें। तो क्या क्यूरेबल है हार्ट डिजीज? अगर स्टार्टिंग में पता चल जाए, सिम्टम्स आपको होने लगे हैं और मेडिसिन या डॉक्टर से कंसल्ट कर ले, तो क्या छुटकारा पाया जा सकता है? नहीं, रेखा जी, इसमें 2 चीजें हैं। जिस बीमारी की बात हम लोग कर रहे हैं, ये ब्लॉकेज की बात कर रहे हैं कि नाड़ियों में ब्लॉकेज है, तो इस हार्ट की बीमारी का क्या है। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये, मैं इसको कहता हूँ कि ये जिंदगी भर की बीमारी है। अच्छा।
आज कहीं ज्यादा दिक्कत हुई है तो उसको हम लोग स्टेंट डालते हैं या बाईपास करते हैं, तो आज हमने उसको ठीक कर दिया, कल होके दूसरी जगह ना ये बीमारी बन जाए, कोई ब्लॉकेज ना डेवलप कर जाए तो फैल इसको सकता है। नहीं, फैलना नहीं कहेंगे, ये इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन आज अगर आपने अपने लाइफस्टाइल को ठीक नहीं किया, दवाई नियम से नहीं लिया, अपना ब्लड शुगर बीपी वगैरह कंट्रोल नहीं किया, तो कल होके नाड़ियों में दूसरी जगह भी ये ब्लॉकेज डेवलप हो सकती है। तो ये एक तरह से कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसको आपको अपनी कोशिश से और डॉक्टर की मदद से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए एक और सुरेश दीप इस वक्त हमारे साथ पटना से कॉलर जुड़ गए हैं। जी बताइए, सवाल पूछे अपना। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। मैं 40 I am 64 years old sir and my weight is 67 kg and मेरा ये I am a hypothyroidism case since last 1 year। तो सर मेरा LDL कोलेस्ट्रॉल किया गया था फरवरी में, मिड एंड ऑफ फरवरी में इसी साल 138.4 मिलीग्राम था और उसके बाद फिर अप्रैल में फिर फर्स्ट वीक में कराई थी तो 133.40 था सर। तो मैं उस समय जब 138 था तो उस समय यहाँ एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को मैंने दिखाया था तो बोले कि आपका जब ये CHS डाउन होगा तो कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल आ जाएगा। लेकिन दूसरी बार दूसरा एंडोक्राइनोलॉजिस्ट देखा, वो बोले नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, फिर आप ये मेडिसिन लीजिए इसके लिए, कोलेस्ट्रॉल को डाउन करने के लिए। तो वही मैं पूछना चाह रही हूँ सर, क्या ये हाइपोथायरॉयडिज्म से रिलेटेड है कोलेस्ट्रॉल हाई होना? हाइपोथायराइडिज्म का कोलेस्ट्रॉल से रिलेशन है, लेकिन आपको जो कोशिश करनी है, अगर आपका LDL कोलेस्ट्रॉल अगर 138 है तो आपको आइडियली 3 महीने का अपना लाइफस्टाइल चेंजेस जो आप मॉडिफाई कर सकती हैं, उसमें जो सुधार ला सकती हैं अपनी जीवन शैली में और खाने में, और अपने व्यायाम या चलना फिरना जो एक्सरसाइज जिसको कहते हैं, ये करके आप देखें। अगर इससे ये नीचे नहीं आता है तो हम फिर उस दवाई स्टार्ट करने का सोचना चाहिए। चलिए एक और कॉलर ले लेते हैं। रेनू है गाजियाबाद से हमारे साथ। रेनू, आपका सवाल क्या है? चलिए यहाँ संपर्क टूट गया है रेनू से हमारा, लेकिन खाने का भी आपने बताया और फिजिकल एक्टिव रहना भी यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाता है। और टेस्ट की बात आप कर रहे थे, जो डिजीज से पीड़ित हैं उनको कितने टाइम पीरियड में टेस्ट करवाते रहना चाहिए? देखिए ये निर्भर करता है कि सपोज आपका शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो शुगर की टेस्टिंग जो है वो थोड़ी फ्रिक्वेंटली होनी चाहिए। अगर वो एक बार कंट्रोल हो गया, कोलेस्ट्रॉल एक बार नॉर्मल रेंज में आ गया, तो है कि 6 महीने साल भर में आपको एक बार अपना करना चाहिए। और अगर कोई तकलीफ नहीं है तो भी आप साल भर में एक बार तो कम से कम होना ही चाहिए। बीपी हाई लो का थोड़ा मुझे कंफ्यूजन है कि हाई में हार्ट डिजीज के चांसेस ज्यादा हैं या लो में भी उतने ही रहते जितने कि हाई में? नहीं, देखिए मेडिकल टर्म्स में लो बीपी कोई बीमारी नहीं है अनलेस कि उसका कोई कारण हो। किसी को कोई इन्फेक्शन हो गया या सेप्सिस हो गया या कोई और कारण हो या दवाई का ओवरडोज हो गया तो लो बीपी होता है। अदरवाइज लो बीपी हमारे यहाँ मेरे मेडिकल साइंस में कोई टर्म नहीं है। मरीज कहते हैं कि मेरा बीपी लो रहता है, मुझे तो लो बीपी की शिकायत है। जहां तक रही दिल के बीमारी का होना, तो वो जब बीपी हाई होता है तो उससे फिर वो ज्यादा होने का संभावना होता है। कुछ ऐसे शॉर्ट टिप्स जो लोग घर में अपना सकते हैं अगर उनको इस तरीके की कोई बीमारी है? देखिए मैं तो यही कहूंगा कि ज्यादातर लोग, जितने भी लोग सुन रहे होंगे, सबको मालूम है कि क्या करना चाहिए और क्या खाना चाहिए। जरूरत है इस चीज की वो उस चीज को फॉलो करे। सबको मालूम है कि ये बाहर का खाना है, ये इतना बाहर का जो, लेकिन आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा ही है कि लोग बाहर का ज्यादा प्रेफर करते हैं घर में बनाने से। और फिर वो जो कैलोरी लेते हैं वो फिर बर्न नहीं करते, वो फिर गाड़ी से जाएंगे, खाएंगे और आके घर में सो जाएंगे या बैठ जाएंगे या जो भी करना है। नहीं, रूटीन भी हम लोगों का ऐसा ही हो गया नॉर्मली कि ऑफिस भी होते हैं तो बैठ के इसी में आपको कहीं ना कहीं ये समय निकालना है अपने सेहत के लिए, तो फिजिकल एक्टिव रहना पड़ेगा। तो उससे भी ये दिल की बीमारियां जो हैं, मैं आपको इस पे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैं हॉस्पिटल में हूं, मैं जब देखता हूं कि मैं लिफ्ट का वेट कर रहा हूं, ग्राउंड फ्लोर से 6th फ्लोर जाना है और किसी को अगर 1 फ्लोर डाउन भी जाना है तो वो लिफ्ट का इंतजार करते रहते हैं।
दे डोंट इवन थिंक कि मैं अगर बाकी जगह नहीं चल रहा हूं तो एक फ्लोर से नीचे उतर जाऊं, कुछ तो एक्टिविटी होगी। बिल्कुल, दे कभी यूज नहीं करते। बिल्कुल, एक कॉलर ले लेते हैं। इस बीच हमारे साथ मीरा जुड़ गई हैं, तमिलनाडु से हैं। मीरा, बताएं आपका सवाल क्या है? हेलो। जी हाँ, सवाल पूछ सकती हैं आप अपना। नहीं मैम, मैंने बहुत डॉक्टर दिखाया, 2-3 डॉक्टर। हेलो मैम, मैं 2-3 बार डॉक्टर दिखा। हेलो जी जी। मैं बहुत 2-3 डॉक्टर दिखा चुका हूँ, कलकत्ता, तमिलनाडु, यहाँ पे भी और केरला में भी डॉक्टर दिखा चुकी हूँ। हार्ट के बहुत, मतलब मुझे हाँ थोड़ा सांस फूलती है और कभी कभी दर्द भी होती है मैम। पर मैंने इको और एक्सरे और ट्रीटमेंट चेकअप और ईसीजी बहुत टाइम करवा ली मैं, पर कोई सर बोलते नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है हार्ट का, पर क्यों ऐसा होती है? आपको शुगर नहीं है? नहीं है सर, शुगर चेकअप सब कुछ की, प्रेशर शुगर कुछ नहीं है मैम। किसी तरह की कोई दवाई नहीं लेती हैं? नहीं, कुछ भी दवाई नहीं खाना बोला डॉक्टर। नहीं, ये तो हार्ट के लिए नहीं बताया, उसके अलावा किसी तरह का कोई दवाई खाती हो आप? जी नहीं सर, वो पीरियड का टाइम मुझे थोड़ा पेन होता है, पेट में दर्द होता है, उसकी दवाई खाती हूँ। आप चलती फिरती कितना है दिन भर में? ज्यादा नहीं, काम पे जाती हूँ सर और फिर घर पे जाती हूँ, नहीं है। तो आपकी जो समस्या है मेरे ख्याल से ये आपका जो एडजस्टमेंट है, जिसको हम लोग अनएकस्टम्ड बोलते हैं, जैसे मैं अगर रोज सीढ़ी नहीं चढ़ता हूं, जिस दिन चढ़ूंगा तो उस दिन मेरी सांस फूलेगी। आप अगर रोज नहीं चलती हैं जितना, देखिए इसका जो क्राइटेरिया है, इसका जो दायरा है वो ये है कि आप जो काम डेली करती हैं उसको करने में अब दिक्कत आ रही हो तो हार्ट की समस्या की संभावना ज्यादा है। आप अगर चलती ही नहीं है, जिस दिन चलेंगी उस दिन आपको दिक्कत आएगी। इसीलिए व्यायाम या एक्सरसाइज करने का महत्व है। आप अपना फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं। एक और कॉलर शफाकत हमारे साथ बरेली से हैं। जी शफाकत, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। जी डॉक्टर साहब, मुझे जो है बचपन से अस्थमा की बीमारी है, तो उसका इलाज भी चल रहा, बहुत इलाज करते हैं, लेकिन कुछ खास फायदा मालूम नहीं होता उसमें। नहीं, आपने अपना हार्ट का भी चेकअप करा लिया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हार्ट का? जी सर, हार्ट का भी एक चेकअप करा लिया, एक्सरे वगैरह सारी रिपोर्टें सब करा ली, लेकिन कोई फायदा होता नहीं। दवा भी खाते हैं लेकिन कुछ खास फायदा मालूम नहीं होता। अभी अलीगढ़ में भी दिखा चुके हैं, वहां से भी दवा खा रहे हैं। नहीं, खास फायदे का क्या मतलब है? आपको क्या तकलीफ होती है, कब होती है? सर खांसी रहती है अस्थमा की वजह से, बचपन से खांसी रहती थी, ठीक हो जाती थी, अब जो होती है तो ठीक नहीं होती। 4 साल करीब हो गई। ये किसी खास सीजन में आपको ज्यादा तकलीफ होती है? ये सर हमने चेकअप वगैरह कराया था तो काली मिर्च, लाल इलायची वगैरह ऐसी 3-4 चीजें डॉक्टर साहब ने बताई थी कि इससे आपको एलर्जी, ये मत खाया करिए, लेकिन हम वो नहीं खाते हैं। लेकिन फिर भी ये परेशानी हमारी सर खत्म नहीं हो रही है। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपको किसी खास सीजन में आपको कोई ये तकलीफ बढ़ जाती हो? सर ये मौसम चेंज होता है, कुछ ठंडा मौसम होता है तो इसकी वजह से कुछ ज्यादा परेशानी होती है। तो इसमें जो भी फिजिशियन हैं या जो लंग स्पेशलिस्ट हैं उनको दिखाएं, और उस वक्त आप अपना ज़्यादा ध्यान रखें कि उस वक्त जब ये मौसम बदलता है या जाड़े के दिन में जब तकलीफ बढ़ती है तो उस समय इससे कैसे बचा जाए। चलिए, शुक्रिया शफाकत आपका। कन्हैया कॉलर हमारे साथ बिहार से जुड़ गए हैं। कन्हैया, सवाल पूछिए अपना। ऐसा कि मेरे बाबूजी को, जिनको शुगर के पेशेंट भी हैं, और तो उनका पल्स बहुत ज्यादा हो जाता है और 2 या 3 रोज पहले उनका बीपी 90/70 हो गया था, और वो पल्स 160 से कम के फिर धीरे धीरे मतलब बाद 10-12 घंटे में अपने आप नॉर्मल हो। कन्हैया जी, मेरे लिए जानना जरूरी है कि जब ये पल्स बहुत तेज थी तब आपने ईसीजी कराने की सोची या करा पाए? नहीं, मतलब करा तो नहीं पाए, लेकिन एक बार और हो गया था तो 3-4 घंटे के मतलब 3-4 यानी के लिए एक दिन बाद करवाए थे तो ईसीजी नॉर्मल था। तो देखिए, इसमें 2 तरह की संभावना होती है जिसे हम लोग मेडिकल टर्म में एट्रियल फिब्रिलेशन या पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कहते हैं। ये तभी संभव है जानना कि ये क्या है जब आप उस वक्त किसी डॉक्टर को कंसल्ट करें, या अगली बार जब भी हो तो आप तुरंत ईसीजी कहीं कराएं ताकि उस बीमारी को पकड़ा जा सके कि ये किस तरह की धड़कन की गड़बड़ी है। दूसरा जो है वो होल्टर मॉनिटरिंग करा सकते हैं, लेकिन काफी दिन पे इनको ये तकलीफ होती है तो होल्टर मॉनिटरिंग में भी कुछ आएगा नहीं। तो कोशिश यही करें कि अगली बार जब हो तो तुरंत जल्दी से जल्दी आसपास कहीं ईसीजी कराएं।
उसके अनुसार फिर उसका इलाज करेंगे। चलिए, क्या किसी एज ग्रुप से रिलेटेड होता है कि इस एज ग्रुप के लोगों में हार्ट डिजीज होने के चांसेस ज्यादा हैं या कभी भी हो सकती है? देखिए, एज के साथ जो चांसेस हैं हार्ट डिजीज होने के वो बढ़ते जाते हैं। अब हमारे देश में क्या समस्या है कि हमारा एज का जो गैप है, हम लोग जो आजकल मरीज देखते हैं अब तो 25 साल से लेके जब तक 75, 80, 90 तक ये बीमारी है। तो पहले ये 25 साल के लोगों में ये सब चीजें नहीं पाई जाती थी। तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है, जिससे मैं कह रहा हूं कि ये बीमारी ही जीवन शैली के गड़बड़ी से, तो आपके लाइफस्टाइल कैसा है उस पर डिपेंडेंट है। और जो सांस फूलने की तकलीफ, लोग ज्यादातर जो हमारे कॉलर्स थे सबको सांस फूलने की तकलीफ यहाँ पर वो बता रहे हैं, उसका रीजन है, उसके पीछे क्या रीजन? नहीं, उसका रीजन ये होता है कि जैसे मैंने वही उनको भी बताया था कि आप जब नहीं चलते हैं, आप बिल्कुल ही नहीं चलते हैं और आपको किसी दिन सेकंड फ्लोर अगर 2 सीढ़ियां चढ़नी पड़ जाए तो आपकी सांस फूल जाती है। तो आपको लगता है मेरी सांस क्यों फूल गई, मुझे तो कोई बीमारी नहीं है। बट आपने कभी सीढ़ी चढ़ने की कोशिश नहीं की। जब आप कोई भी रेगुलर एक्टिविटी करते हैं, आप सपोज हम कुछ भी नहीं करते लेकिन फ्लो बन जाता है, हाँ, तो आपको बॉडी उसके अनुसार एडजस्ट होती है, उतना आप टॉलरेट कर पाते हैं उसको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुब्रत, आप हमारे साथ जुड़े स्टूडियो में और ये तमाम टिप्स हमारे दर्शकों को दी। तो चलिए, इसी के साथ मिशन फिट रहो में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।